अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो सेठी साहब, आज वो दिन आ गया कि सुप्रीम कोर्ट में एक नया सूरज, एक नया अहद शुरू हो चुका है, नया सूरज तुलू हो चुका है और इसके लिए हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। और जैसे कि आपने प्रिडिक्ट किया था कि वो जजेस जिन्होंने अवॉइड किया फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से काजी फायज ईसा के एजाज़ में जो दिया गया, वो आज मौजूद होंगे। तो हस्बे तवक्को, और जैसे आपने इशारा किया था, वो आज शरीक हुए हल्फ बर्दारी की तकरीब में। और अब जस्टिस याहिया आफरीदी इस हल्फ के बाद सुप्रीम कोर्ट के काजी की हैसियत से अपना चार्ज संभाल चुके हैं। आज उन्होंने जो अहकामात जारी किए और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जो तश्कील 9 की, वो भी दिलचस्पी की हामिल है। इसके अलावा उन्होंने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है, बहुत सी और मीटिंग्स भी उन्होंने तलब की हैं, वो अपनी जगह अहमियत की हामिल हैं और चाहेंगे कि आप उस पर भी तज्जिया करें। लेकिन काबिल गौर बात यह कि तकरीब हल्फ बर्दारी में आज मरीम नवाज साहिबा शरीक थी और इसके अलावा KP के वज़ीर आला थे जो बाकायदा धमकी दे चुके हैं कि आपने अगर सीनियरिटी का एहतराम ना किया और सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस ना बनाया तो हम एहतजाज करेंगे, धावा बोल देंगे, ये वो, इस तरह के बयानात उनकी तरफ से इब्तिदा में देखने में आए। लेकिन आज जैसे आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्होंने खैर सगाली का पैगाम जस्टिस याहिया आफरीदी को दे दिया। आसिफ अली जरदारी साहब थे जिन्होंने हल्फ लिया। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, फारूक एच नाइक भी हमें दिखाई दिए, फैसल करीम कुंडी बतौर गवर्नर KP शरीक थे। इसके अलावा मुख्तलिफ गवर्नर्स थे, वज़ीर आला थे, बलूचिस्तान की भी नुमाइंदगी थी, इवन के गिलगित बल्तिस्तान की भी नुमाइंदगी थी। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिसिंग फील हुई, जो बायसे हैरत थी मेरे लिए भी और जिन्होंने देखा सब ने ये महसूस किया, आर्मी चीफ भी जिस तकरीब में शरीक हों, दीगर चीफ्स भी शरीक हों, वहाँ वो शख्सियत जिसके सर सहरा बांधा जाए 26वीं आईनी तरमीम का और जिसकी वजह से आज जस्टिस याहिया आफरीदी बने हैं बजाय सीनियर मोस्ट के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस तकरीब से गैर हाजिर थे। सिर्फ वही नहीं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो आज कल्चरल फेस्टिवल की तकरीब में कराची में तो मौजूद थे लेकिन इस तकरीब में वो नहीं थे। मुझे इसकी वजह नहीं समझ आई, क्या उनकी कोई ख़ास मसरूफियत थी जिसकी वजह से वो इस तकरीब में नहीं आए या कुछ और है? थैंक यू। मेरा ख्याल है अगर आप रिकॉर्ड चेक करें तो शायद सिंध गवर्नर भी नहीं आए थे। जी, गवर्नर सिंध भी नहीं आए। सिंध की सिर्फ और सिर्फ अगर आप आसिफ अली जरदारी साहब को कहते हैं बतौर पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगी के तौर पर, सिर्फ वो हमें दिखाई दिए, वो भी सदर ममलिकत हैं, हल्फ उन्होंने लेना था। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है सिंध की पार्टिसिपेशन नहीं थी। और हालांकि गवर्नर साहब तो फेडरल एजेंट होते हैं, मगर मेरा ख्याल है उन्हें भी इशारा यही किया गया था कि आप भी मत जाएं। तो इसका मतलब है कोई एक पैगाम बिलावल भुट्टो साहब और PPP दे रही है। और वो क्या पैगाम है? वो पैगाम जस्टिस अफरीदी के लिए नहीं है, वो पैगाम हुकूमत के लिए, नून लीग के लिए, आजम तारर साहब के लिए। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो की तरफ से एक पैगाम है, नून लीग के लिए है, जस्टिस अफरीदी के लिए नहीं है। वो पैगाम ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक तो बयान दिए थे। जी सेठी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 17 सितंबर को कुछ और कह रहे थे और बहुत पुरयकीन थे, और फिर अमेंडमेंट जब पास हो गई 24 अक्टूबर को एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा? जी सेठी साहब, वो समझते थे कि मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस बनाना चाहिए और वो ये समझते थे कि ही सीनियर मोस्ट बट ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ द न्यू अरेंजमेंट जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं वो चीफ जस्टिस नहीं बनाएगा मगर जुडिशल कमीशन है वही फैसला करेगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनका ख्याल था कि वो जो खतरा है जस्टिस मंसूर से वो टुल जाएगा और दूसरी चीज़ के सीनियर मोस्ट ही बन जाएंगे। और वैसे भी बड़े प्रोग्रेसिव और लिबरल किस्म के जज थे वो, और इसीलिए उन्होंने जस्टिस काजी ईसा की भी बड़ी तारीफ की थी बिकॉज वो भी एक लिबरल और एनलाइटेंड जज थे। मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो साहब की बस चलती तो शायद काजी फायज ईसा साहब ही चीफ जस्टिस रहते, अगर वो नहीं तो मंसूर अली शाह साहब। मगर नून लीग ने और उनके साथियों ने यही फैसला किया कि अब हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए मेरा ख्याल मंसूर को नहीं बनाया उन्होंने, और वो भी इसलिए नाराज होकर चले गए हैं और इतना सख्त खत भी लिख के गए हैं। अच्छा, इसीलिए मैंने कल कहा था कि मेरी उम्मीद है कि आगे मसले नहीं बनेंगे मगर चांसेस हाँ कि मसले आगे बनेंगे और चलते रहेंगे अगर ये डिसिडेंट जजेस जो हैं
ये सीधे राह पे नहीं आते और जो राइटिंग ऑन द वॉल है उसको नहीं पहचानते। तो फिर याहिया अफरीदी के लिए भी बड़ा मसले बनेंगे। मगर लेट्स सी अब क्या होता है। तो मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है, बट वंस अगेन ये याहिया अफरीदी साहब के खिलाफ नहीं है, दिस इज अगेंस्ट द नून गवर्नमेंट। शायद उनको कुछ अंडरस्टैंडिंग दी गई थी और इन्होंने आखिरी वक्त पे वो अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं की। ओके ठीक है, ये काबिल गौर बात है और ये काफ़ी महसूस की गई है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर क्या मौक़िफ़ देती है ये हम देखेंगे। अब आपने एक मैसेजिंग की बात की जो बिलावल ने की है, अब एक मैसेजिंग जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। आते साथ उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसकी तश्कील 9 की है और उसमें उन्होंने सीनियर मोस्ट जजेस के तौर पर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को शामिल किया है। दूसरा ये कि जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है वो भी अपडेट हो गई है और वहाँ पर भी जस्टिस मंसूर, जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद और फिर जस्टिस मुनीब ये सीनियर मोस्ट जजेस में शामिल हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील 9 और उसमें ये दोनों बतौर सीनियर जजेस शामिल हो गए। तो ये इस तरह से वो एक इम्प्रेशन के ये सुपर सीड हो गए हैं जो सोशल मीडिया पर हर तरफ ये कहा जा रहा था कुछ हलकों की तरफ से कि जस्टिस याहिया के इंतखाब के बाद ये हो गए सुपर सीड। ये तासुर तो रद्द हो गया। इसके अलावा उन्होंने ATC जजेस की मीटिंग 7 नवंबर को बुला ली। 4 से 8 नवंबर को जजेस रोस्टर 8 बेंचेस पर मुश्तमिल ये जारी कर दिया गया है। 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है, लेकिन अभी तक वो जुडिशल कमीशन जिसके ऊपर बहुत से अभाम है, कन्फ्यूजन है, उसकी कोई तारीख सामने नहीं आई। फुल कोर्ट इजलास बुला लिया गया है 28 अक्टूबर को। मुझे आपसे 2 नुक्ते यहाँ पर ये जानने हैं कि वो जो फुल कोर्ट इजलास जिसमें सभी बैठे होंगे, जस्टिस मंसूर अभी नहीं होंगे, उम्रे की अदायगी के सब वो 1 नवंबर को आएंगे, शायद वो वीडियो लिंक के ज़रिए अगर अपनी दस्तयाबी मुमकिन बना सकें। आपके ख्याल में उस फुल कोर्ट इजलास में क्या जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर का मुतालबा पूरा करेंगे कि उस ऑर्डिनेंस का जिसकी बुनियाद पर तनाज़ा शुरू हुआ उसका जायज़ा लिया जाए, अदालती जायज़ा लिया जाए? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली बात यह है कि मेरा ख्याल है कि जब भी कोई नया चीफ जस्टिस आता है तो एक फुल कोर्ट रेफरेंस तो होता है। आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा ख्याल है कि दिस इज नॉर्मली अ फॉर्मल अफेयर और इसमें कोई मेजर इश्यूज टेकअप नहीं किए जाते। सर्टनली कंट्रोवर्शियल इश्यूज नहीं टेकअप किए जाते। मगर अब मुझे नहीं पता कि ये फुल कोर्ट के अंदर जस्टिस मंसूर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर और एक दो और इनके साथी वो कोई अपना मौक़िफ़ जिसके बारे में आपने भी जिक्र किया है, जिसका तल्लुक उस ऑर्डिनेंस के साथ है कि क्या उसको छेड़ेंगे कि नहीं छेड़ेंगे इस फुल कोर्ट रेफरेंस में। मैं ये समझता हूँ कि देखिए वो जो ऑर्डिनेंस है ना जिसके तहत ये 63A वाला मसला हल हुआ था, आपको याद होगा। अच्छा, अगर वो ऑर्डिनेंस की छुट्टी हो जाती है तो फिर ये अमेंडमेंट की भी छुट्टी हो जाती है, और अगर ये अमेंडमेंट की छुट्टी हो जाती है तो चीफ जस्टिस अफरीदी की भी छुट्टी हो जाती है। मैं नहीं समझता कि अब उसकी तरफ कोई नेगेटिव किस्म की डिसीजन आएगी फ्रॉम द कोर्ट। वो फुल कोर्ट बैठे या कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बैठे, मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही अमेंडमेंट्स को चैलेंज जो है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। तो और वो जो है वो तो मेरा ख्याल है जुडिशल कमीशन जिसके अंदर मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का हाथ थोड़ा सा हावी होगा। तो मुझे नहीं कोई लगता कि इस वक्त कोई खतरा है किसी किस्म का डीरेलमेंट का, ये सब कुछ जो हुआ है। और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर साहब को जो शामिल कर लिया गया है इस 3 मेंबर पार्लियामेंट कमेटी जो कि बेंचेस बनाती है, तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय जस्टिस द चीफ जस्टिस अफरीदी साहब, और ताकि इनको इंक्लूड कर लिया गया। इंक्लूसिव, अब लड़ाई झगड़े का वक्त खत्म होना चाहिए और नया चीफ जस्टिस है जिसके ऊपर कोई एतराज नहीं है किसी को इन प्रिंसिपल। तो जो भी जिस कानून के तहत या अमेंडमेंट के तहत ये आए हैं, अब उसको चैलेंज भी मुनासिब नहीं है उसको चैलेंज करना, और अगर चैलेंज होता भी है तो उसको एक्सेप्ट करना किसी बेंच का काम नहीं होगा। तो आई थिंक अब फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट वाले जजेस जो कि पहले इख्तलाफ पे राय रखते थे और बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन थी, उनको भी पीछे थोड़ा सा हटना पड़ेगा ताकि मामला अब आगे चले
और ये इसको अब डिरेल ना किया जाए। अच्छा, आपने कहा कि उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने सीनियर मोस्ट को शामिल कर लिया। आपके ख्याल में सीनियर मोस्ट क्या उस कमेटी में आएंगे या अपने मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे, या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इशारा आएगा कि क्योंकि वो ऑर्डिनेंस आ चुका है और उसके बाद चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है कि एक जज उसकी मर्ज़ी का, इन अ वे तो चीफ जस्टिस ने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया और सीनियर मोस्ट को ही शामिल किया। वो दोनों जजेस क्या आएंगे अब कमेटी इजलास में बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे, और आगे देखना यह है कि किस किस्म के केसेस आते हैं, कितने बेंचेस बनते हैं, एक बनता है, दो बनते हैं, अभी तक क्लियर नहीं है इस चीज का, और कौन उसका हेड होगा इट्स नॉट क्लियर, बट हो जाएगा इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। और इसका ये मतलब है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफों की बातें थी वो तो हवा हो गई, वो माजी का किस्सा हो गई, और अब सभी ऑन बोर्ड होंगे जस्टिस याहिया के साथ। आई थिंक सो। ठीक है, तो आप ये इशू भी नहीं देखते आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो एहतजाज का मौक़िफ़ था उससे वो पीछे हट जाएगी, जस्टिस याहिया को देखेगी, वो उम्मीदें जो उसको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से थी या दीगर जजेस से थी वो अब जस्टिस याहिया अफरीदी से बांध लेगी? बिल्कुल ऐसे ही है, वो बिल्कुल किसी सूरत में भी जस्टिस याहिया अफरीदी की तनकीद नहीं करेंगे। वो जो बातें पुराने बुड़के मार रहे थे वो खत्म हो जाएगा। ये जो गंडापुर साहब के जी मैं अगर चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट नहीं बनता तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सब बात खत्म हो गई है। ठीक, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजेस के खिलाफ शिकायत या केसेस देखते हैं, रेफरेंसेस देखते हैं, उसका इजलास 8 नवंबर को तलब करना सेठी साहब ये क्या जाहिर करता है? मुझे खुद नहीं समझ आई। मेरा ख्याल है कि ये दीज आर ऑल फॉर्मल स्टेप्स। शुरू में जिस चीज के चीफ जस्टिस साहब सरबराह हैं वो उनकी मीटिंग्स, और डोंट फॉरगेट उसमें भी बहुत से केसेस पड़े हुए, पुराने केसेस भी हैं, तो मेरा ख्याल है एक रिव्यू के लिए सारे बैठेंगे। शुरू में तो यही होता है कि पहली मीटिंग जो होती है हर कमेटी की उसके अंदर रिव्यू किया जाता है, क्या मामले रह गए हैं, किन के ऊपर बात करनी है, किन के ऊपर नहीं करनी, आगे कैसे जाना है, क्या करना है, रिकॉर्ड क्या शो करता है। तो मेरा ख्याल है ये पहली मीटिंग्स ऑफ ऑल दीज नॉट गोइंग टू टेक एनी मेजर डिसीजंस, दे आर ऑल गोइंग टू बी रिव्यूइंग द केसेस। अच्छा सेठ साहब, जैसे आज एक बड़ा अच्छा जेस्चर गया सभी सूबों की तरफ से, फिर हमने डिफरेंट चीफ्स देखे, आर्मी चीफ देखे उस तकरीब में, क्या ही अच्छा होता कि वो याहिया अफरीदी जिन्होंने बाकायदा साबिक चीफ जस्टिस के एजाज़ में ज़ोहराना दिया मिलकर सब जजेस के साथ, आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी उनकी हल्फबरदारी में शरीक होकर एक अच्छा मैसेज कन्वे करते, उसके बजाय उनकी लंदन रवानगी की ख़बरें हैं, और वहाँ जिस तकरीब में उन्हें मदऊ किया गया है वो 29 अक्टूबर को है, आज 26 अक्टूबर है। चीफ जस्टिस इंतज़ार कर सकते थे, साबिका चीफ जस्टिस कर सकते थे, जैसे मंसूर अली शाह साहब खत ना लिखते और चले जाते उम्रा करने के लिए, अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए, मगर उन्होंने भी खत लिखा और फिर चले गए जिसकी जरूरत नहीं थी। और काजी साहब भी 2-3 दिन पहले चले गए, ठीक है, मगर कोई हर्ज नहीं था अगर अटेंड कर लेते। मेरा ख्याल है वो हुआ ये है कि मंसूर अली शाह साहब भी कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं और नाराज हैं, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं और नाराज हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी कोई शर्मिंदगी का बायस ना बन जाए, कि कोई बात ना ऐसी हो जाए कहीं, तो बेहतर यही है कि मुबारक दे के या अफरीदी साहब को कहीं और निकल जाए। तो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू अवॉइड एनी अनप्लेजेंट सिचुएशन दैट माइट अराइज, बिकॉज डोंट फॉरगेट इस किस्म की जो गैदरिंग होती है उसके अंदर ऑपोजिशन के भी लोग बैठे होते हैं ना, तो कोई आपको पता है कितनी नफरत के साथ पीटीआई वाले काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ देखते हैं। तो मेरा ख्याल है इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी अनप्लेजेंट इंसिडेंट उन्होंने सोचा कि बस ठीक है, अब फारग तो हो ही गए हैं, अब क्या जाना आना है। इसीलिए आपने देखा कि जब वो उनका रेफरेंस भी था तो उसके बाद भी थोड़ी सी बदमज़गी हुई वहाँ वकला हज़रात, तो इसलिए आई थिंक ही इज probably done it to avoid any unpleasantness. ठीक है। अच्छा, तो जो वकला की जिनकी आपने बात की, तो इस तरह से सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो ना करने और अमेंडमेंट्स करने पर तो वकला तंजीमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं और बाकायदा धमकियां भी सामने आई कि हम एक तहरीक चलाएंगे। तो अब आपके ख्याल में जस्टिस याहिया अफरीदी के इस तरह से चार्ज संभालने और सभी दीगर जजेस को ऑन बोर्ड लेने और उनकी सीनियरिटी का एहतराम करने, इसके बाद क्या अब भी एहतजाज का है मार्जिन? खत्म, ये बातें सारी हवा हो गई। अच्छा, तब उसकी वजह यह है कि उस वक्त तो एक प्रेशर ग्रुप था ना, फैसला तब्दील वो चाहते थे एक किस्म का फैसला हो, हामिद खान साहब और इस किस्म के लोग इसलिए धमकियां दे रहे थे, गंडापुर साहब भी। मगर अब जब हो गया और बाकी जजेस ने तस्लीम कर लिया और एक जिसे कहते हैं ना एक
पे तो कॉम्प्ली हो गया और एक अच्छा शख्स बना है। ये तो नहीं कोई कंट्रोवर्शियल शख्स बना दिया है, एक इंडिपेंडेंट जज बना है। तो मेरा ख्याल है ये सब फारग हो गए हैं, सारा वो लड़ाई झगड़े जो थे। आई थिंक वी स्टार्टिंग ऑन अ फ्रेश पेज। और इसी फ्रेश पेज पे आगे चल के अगर एक और आईनी तरमीम आती है सेठी साहब, तो क्या होगा? हाँ, अब मैं सुन रहा था राना सनाउल्लाह साहब को, उन्होंने 2-3 बातें कही है, मैं समझता हूँ कि वो सही कह रहे हैं। एक बात उन्होंने कही है कि एक और तरमीम तो कम से कम आएगी। नंबर 2 के कम से कम मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में फिर सोचा जाएगा। नंबर 3 उनका इशारा ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए, स्पेशली वो उन इलाकों में जहाँ टेररिज्म है, और सियासतदानों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स नहीं इस्तेमाल होने चाहिए, टेररिस्ट के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए। यही पुराना मौकफ था, आपको याद होगा कि तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों को ड्यूरिंग द ऑपरेशंस देयर इन वजीरिस्तान, स्वात वजीरिस्तान, बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया था और कैंप्स में रखा गया था। आपको याद होगा पेशावर हाई कोर्ट ने काफी स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया था और उनको रिलीज करने के ऑर्डर्स दिए थे। फिर ये भी हुआ कि जिनमें से उनको कोर्ट मार्शल किया गया और मिलिट्री ट्रायल्स हुए, उन्होंने भी जाके हाई कोर्ट्स के अंदर चैलेंज करना शुरू कर दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसी प्रोसेस को तकड़ा करने के लिए अब कानून बनाया जाएगा कि उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा इन एनी कोर्ट। पहले वो चैलेंज हो गए थे और जिसकी वजह से कुछ लोगों को छोड़ना भी पड़ा और बाकी जो ट्रायल्स थे वो उनको रोकना पड़ा। बिकॉज ये जो टेररिस्ट हैं जो कि रियासत के खिलाफ, नॉट पॉलिटिकल टेररिस्ट बट आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट लाइक तालिबान, या मेरा ख्याल है कि दे माइट आल्सो यूज सेसेशनिस्ट्स, इनके बारे में दे विल बी अ टफ लाइन। तो वो डिफाइन कर देंगे कि कौन से इश्यूज हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जा सकता है एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। अच्छा, इस किस्म का कोई कानून लाएंगे, मगर दे विल अश्योर द पॉलिटिशियंस एंड सियासी जमातें, लेजिटिमेट सियासी जमातें जो बैन नहीं हुई हुई फॉर वन रीजन और अनदर, उनकी ट्रायल्स जो है उनको मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं लाया जाएगा। और मेरा ख्याल है, मैंने ये भी सुना है कि राना साहब कह रहे हैं कि इमरान खान की भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगी। जी, उन्होंने कहा, मैंने ये सुना है। अगर उन्होंने कहा है तो इसकी बड़ी अहमियत है कि पहली दफा ऐसी बात हुई है। ख्वाजा आसिफ तो कुछ अरसे से कह रहे थे कि हाँ क्यों नहीं, अगर जुर्म है और हमारे पास बहुत सी एविडेंस है तो हम तो करेंगे, तो वो तो धमकियां दे रहे थे, मगर आज राना साहब ने कुछ और बात कर दी है। मेरा ख्याल है राना साहब ने जो बात की है इसका ताल्लुक बुशरा बीबी की रिहाई के साथ है और खान साहब के साथ जो लोगों को मुलाकात इजाजत हो गई है, शायद कोई बिहाइंड द सीन्स कुछ पेशकदमी हो रही है खान साहब को मनाने की कि यार बस छड़ पर ना लड़ाई झगड़े कर, अपनी वारी दी इंतजार कर। ठीक है, जिस तरफ आपने इशारा किया, दाल में कुछ काला काला सभी महसूस कर रहे हैं कि हवाओं में कुछ है, हवाओं का रुख क्या बदलने जा रहा है, सॉफ्ट सिग्नलिंग जो हो रही है। दूसरी तरफ हुकूमत के लिए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे इशारे हैं जो नापसंदीदा समझे जाते थे, जैसे हम जस्टिस मुनीब की कमेटी में वापसी देख रहे हैं, बुशरा बीबी और बहनों की रिहाई भी हो गई। इसके अलावा इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी का भी खात्मा हो गया, अब उनसे मुलाकातें शुरू हो गई हैं, उनकी नई पॉलिसी भी सामने आनी है। और काजी फायज़ ईसा भी रुखसत हो गए, जो थोड़ा बहुत नरम मिजाज समझे जाते थे पार्लियामेंट की तरफ, और नवाज शरीफ साहब भी लंदन रवाना हो गए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत से मुबहम इशारे हैं और बहुत सी बातें हो रही हैं इस वक्त के आइंदा सेटअप या आइंदा क्या सिस्टम हो सकता है, क्या इन तमाम इसमें कोई दम है, यह हम जानेंगे सेठी साहब से एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठी साहब, जैसे आपने इशारा दिया कि ख्वाजा आसिफ तो कुछ और कहते हुए पाए गए, लेकिन अब राना सनाउल्लाह साहब का बयान थोड़ी सी नरमी रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसका ताल्लुक इन एलिमेंट्स के साथ है या इन खबरों के साथ है। अब इमरान खान साहब के ऊपर से पाबंदी उठ चुकी है और फिर से वो मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। ये 26वीं आईनी तरमीम के अरसे में तो जैसे हाथ पैर बांध दिए गए थे, उनका मीडिया पर उनके बयानात नहीं आते थे, कोई मिल नहीं पाता था, तो पता नहीं चलता था वो सोच क्या रहे हैं। सो अब आने वाले दिनों में आपको लगता है कि एक बार फिर से मामलात में तेजी आएगी और उनके वो बयान जो पहले हलचल मचाते थे सब वैसे ही दोबारा चलेगा और अगली तरमीम मुश्किल हो जाएगी? अगर उन्होंने वही हरकत की जो पहले करते रहे तो फिर वापस सख्तियां आ जाएंगी। तो ये जो सारा जो पेशकदमी हुई है, इनिशिएटिव जो लिया है कि बहनों को छोड़ दिया, गंडापुर साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक और बुशरा बीबी को रिहा कर दिया,
ये एक इनिशिएटिव है। अब देखिए खान साहब का क्या रिस्पांस आता है इस इनिशिएटिव पे, और जो राना सनाउल्लाह ने बात की, और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी तक फैज हमीद साहब की मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं हुई, अगर वो उनकी मिलिट्री ट्रायल हो जाती है तो उससे फिर खान साहब को भी इम्प्लीकेट किया जाएगा, बिकॉज बहुत सी बातें निकलेंगी वो। तो अगर खान साहब समझ आते हैं कि सियासत में क्या करना पड़ता है और क्या नहीं, मैं सिर्फ बताऊं आपको कि ये सियासतदान जो होते हैं ना, ये सर्वाइवल इनके लिए सबसे ज्यादा अहम होती है कि जो भी हो हमने सर्वाइव करना है। गलतियां हो गई कोई बात नहीं, इधर से निकलना है, ऐसे निकलना है, ऐसे निकलना है। ये नहीं कि असूलों के ऊपर बैठ के, वो इनकलाबी लोग करते हैं असूलों के ऊपर, और मंडेला करता है, खोमेनी करता है, इस किस्म के लोग। अब क्या खान साहब एक इनकलाबी आइडियोलॉजिकल बंदा है या एक सियासतदान है? अगर तो सियासतदान है तो फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसे बाकी सियासतदानों ने किया है। अब देखिए ना, कौन सा सियासतदान है जिसने इस मुल्क में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? मियां नवाज शरीफ साहब 2 दफा, मोहतरमा 2 दफा, एंड जरदारी साहब, सबने कॉम्प्रोमाइज किया। अब अगर ना करते तो उड़ गए थे बिल्कुल, देयर पॉलिटिकल करियर्स वुड हैव बीन फिनिश्ड। भुट्टो साहब ने नहीं किया तो देखा आपने क्या हुआ। तो अब खान साहब के लिए भी ये सबक है कि अगर तो आपने इनकलाबी बनना है तो फिर बैठे रहें जेल के अंदर, और उम्मीद करें कि वो वक्त आएगा जबकि के अंदर तब्दीली आएगी और आपके लिए कोई हमदर्दी का इज़हार होगा, और फिर ये लोग जो जॉनीस बैठे हुए हैं इनकी छुट्टी होगी, फिर देखा जाएगा। मगर ऐसी बात नहीं है। बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। अगले 5 साल 4 साल तो बड़ा मुश्किल है खान साहब के लिए टू फोर्स अ न्यू इलेक्शन एंड टू कम बैक टू पावर। इलेक्शन अगर फोर्स करते भी हैं तो ही वोंट बी एबल टू अलाउड टू कम बैक टू पावर। मगर उसकी वजह जो है आप जानते ही हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त जो क्लैश आ रहा है बिटवीन 2 पर्सनैलिटीज, वो बड़ा मुश्किल मसला है, उसको हल नहीं आसानी से किया जा सकता। खान साहब पीछे हटे। अब जैसे जुडिशरी के अंदर हल निकाल ही लिया है ना, अगर मंसूर अली शाह बन जाते विदाउट द अमेंडमेंट तो मसले बनने थे ना, जिस किस्म की रवैया उन्होंने और उनके साथियों ने किया हुआ था। अब रास्ता निकाल लिया है, और एक अच्छे जज साहब को जो कि उनके साथ काम करेंगे और कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, उनको बना दिया, तो रास्ता निकाल लिया। तो इसी तरीके के साथ खान साहब भी जो है, उनको 2 बातों का समझ आनी चाहिए। एक ये कि अगर कोई मौका मिलता है उनको कॉम्प्रोमाइज करने का, अब देखिए लफ्ज क्या है, लफ्ज आप डील कह लें, कॉम्प्रोमाइज कह लें, पॉलिसी शिफ्ट कह लें, यू टर्न कह लें, जो मर्जी कह लें, उसको बात वो एक ही है कि वो डील ही होती है। ठीक है ना? तो अगर खान साहब को डील कर लेते हैं, सियासी डील, नॉट इनकलाबी डील, सियासी डील, अच्छा, तो मेरा ख्याल है उनकी वापसी पक्की है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मगर वो अगर डील नहीं करते तो फिर कोई रास्ता नहीं निकलता। तो फिर अगर रास्ता नहीं निकलता तो जिसके पास लाठी होती है वही लेके बैठा रहता है फिर। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब को अब समझाना की वक्त आ गया है कि आपने पूरी कोशिश कर ली इनकलाबी रास्ता लेने की, वो आप कामयाब नहीं हुए। आपकी पार्टी जो है वो अप टू इट नहीं है, वो आप में वो जज्बा है, आपकी पार्टी में नहीं है। आप देखें ना कितने हिस्से हो गए उस पार्टी के। कोई कहता है कि कोई बहनों के साथ है, कोई गुशा बीवी के साथ है। सो अब खान साहब ही रह गए, और खान साहब भी आपको पता ही है उनके कंधे के ऊपर आके रूल किया। तो खान साहब इज एक्चुअली वेरी प्रो पर्सन। ये जो सारी पीटीआई ने एक नया रेटरिक बनाई हुई है कि जी बड़ी एंटी कोई जमहूरी किस्म का मूवमेंट चल रहा है, इट्स नॉनसेंस। तो आज इनको अगर मौका मिले तो ये जब भी भाग के को फिर जब भी बैठ के बैठ जाएंगे पावर के अंदर। तो अब बात यह है कि खान साहब को चाहिए, नवाज शरीफ साहब ने 2 दफा कॉम्प्रोमाइज की, एक्चुअली 2 दफा नहीं ज्यादा ही की। अब अगर 2 दफा तो नुमाया है ना, एक दफा जबकि वो चले गए जद्दा और फांसी का फंदा था उससे निकल के और जद्दा चले गए, 5 साल 6 साल इंतजार किया, फिर वापसी कर ली, और वापसी करके आके अपनी गवर्नमेंट भी बना ली, प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। और तो मतलब है कि इसी तरीके के साथ मोहतरमा के साथ 2 दफा हुआ, 2 दफा निकाली गई, कॉम्प्रोमाइज करके वापस आ गई, फिर बन गई एक दफा, दूसरी दफा भी बन गई, एंड सो ऑन। तीसरी दफा भी बनने जा रही थी, तीसरी दफा भी बनने जा रही थी अगर असैसिनेट ना होती। तो अब बात यह है कि खान साहब को भी चाहिए कि सर्वाइवल, कॉम्प्रोमाइज करें। लोग कहते रह जाएंगे डील डील डील, खान साहब को फिक्र नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि खान साहब के जो सारे सपोर्टर्स है ना,
वो आप अगर खान साहब कहेंगे डील नहीं है, असूली तौर पे मैंने ये किया, वो कहेंगे असूली तौर पे किया। तो इसलिए वो तो आप डील करें और कहें असूलों के ऊपर मैंने किया ये, तो सारे कहेंगे वाह वाह कमाल कर दिया खान साहब, असूल है, असली असूल तो यही है जो खान साहब ने कहा। हाँ। तो आई थिंक खान साहब शुड सर्वाइव। हो गया ये इनकलाबी, ये अब जिद छोड़े, सियासत करें। और सियासत के दो पहलू हैं। पहला ये कि सर्वाइवल, गेट आउट ऑफ प्रिजन, डोंट रॉक द बोट, agitate for a new election, but don't rock the boat. Rocking the boat means just hurting the economy and hurting the revival of economic progress. दूसरा ये stop attacking the government को attack करें, but stop attacking the establishment. This is the rule number one, जो politics का rule है। Second rule ये है कि अपनी पार्टी को तकड़ा करें, पार्टी की लीडरशिप तकड़ी करें, पार्टी की हायरार्की ठीक करें। ये जो लड़ाई झगड़े पार्टी के अंदर हो रहे हैं, दे आर ओनली फॉर वन रीजन, वही रीजन कि आपकी पार्टी बनी नहीं, आप अभी भी मूवमेंट चला रहे हैं जी। अब पार्टी आपकी नहीं है, आप मूवमेंट चला रहे हैं। तो मूवमेंट को बंद करें, पार्टी बनाएं, पार्टी हायरार्की करें, इलेक्शंस करवाएं, जेन्युइन लोगों को लेके आए, उनको जिम्मेदारियां दें, कंसेंसस के साथ पार्टी को चलाएं, इंटरैक्ट करें। ये नहीं कि अलग बैठ के बस फैसला कर लिया और लाइक ए डिक्टेटर। तो ही शुड क्रिएट अ पॉलिटिकल पार्टी, ताकि ये जो एयरवेयर और रिफ रैफ आए हुए हैं अपॉर्चुनिस्ट लोग किस्म के, इनको निकाले। और जो सोचने समझने वाले लोग हैं, जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, जो कि इंतकामी कार्रवाइयों की तरफ नहीं जाते, इनको उनसे समझाएं कि वो छोड़ दें ये बातें। और ये नहीं हो सकता कि आप ही रूल करेंगे और शरीफ भी फारग हो जाएंगे और भुट्टोस भी फारग हो जाएंगे। शरीफ और भुट्टोस उस वक्त फारग होंगे जब आवाम इनको फारग करेगी। आपके कहने से ये नहीं फारग होंगे, आप जितनी मर्जी नैब लगा दें ये नहीं फारग होंगे जब तक ये आवाम के दिलों में है। जब आवाम के दिलों में निकल जाएंगे तो फिर ये फारग है, फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमेशा मैं ये कहता था जब ये पावर में थे कि आप कारकर्दगी दिखाएं, परफॉर्मेंस दिखाएं। ये जो विच हंटिंग आपने शुरू की हुई, इसको छोड़ दें, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट नीडेड, गेट ऑन एंड डिलीवर, डू समथिंग कॉन्क्रीट। और वो उन्होंने उधर तो गए कोई नहीं, लोगों के पीछे पड़ गए, इनको चुको, इनको अंदर करो, ऐ करो, वो करो, neither here nor there। और वो खान साहब की इनएक्सपीरियंस और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है अनफॉर्चुनेटली, कि ही थिंक्स कि इधर से सुनते हैं कोई बात चला देते हैं। बहुत सी चीजें उन्होंने ऐसे की, इसीलिए तो वो कहते हैं ना कि यू टर्न बड़ी अच्छी चीज है। तो जितने यू टर्न उन्होंने लिए आज तक तारीख में किसी सियासतदान ने नहीं लिए। हाँ, वो कहते हैं लीडरशिप की निशानी है। अच्छा सेठी साहब, जो ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे जाने से पहले लीडरशिप की निशानी है, तो नाउ इज द टाइम टू टेक अनदर यू टर्न। यानी वो मकाम जो पहले बीबी और नवाज शरीफ साहब की जिंदगी में 2-3 बार आ चुका है, इमरान खान साहब की जिंदगी में अब आया है आपके तज्जिए के मुताबिक, और इस अपॉर्चुनिटी को कबूल कर लेना चाहिए इस क्राइसिस में। ये कबूल, और 4 साल के बाद आ जाए प्राइम मिनिस्टर और कुछ सीख के आए। और सीखे कि लड़ाई झगड़े नहीं करते, कारकर्दगी करनी पड़ती है। लोग जो है आजकल बड़े मायूस है, बेबस है, वो सारी सियासी जमातों से दूर हो रहे हैं। आपकी सियासी जमात में भी दूर हो रहे हैं। आपने देखा नहीं केपी के अंदर लोकल बॉडी इलेक्शन में क्या हुआ? लोकल बॉडी बाई इलेक्शन, हाँ जी, बाई इलेक्शन में क्या हुआ जी, वो उसमें बताए ना जी, पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को मुतादिद मकामात पर ना शिकस्त हुई है। इंडिपेंडेंट के तौर पे ज़ाहिर है वो सिंबल के बाद ये मामला था, लेकिन देखा गया है कि वहाँ पर रुझान बदल रहा है। ये भी एक इंडिकेटर है, वो आप सही कह रहे हैं सेठ साहब। ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि बुशरा बीबी बजाय ये कि वो ज़मान पाक आती लाहौर, उन्होंने पेशावर का रास्ता इख्तियार किया और ये कहा जा रहा है कि वो दोबारा गिरफ्तार नहीं होना चाहती, इसलिए वो वहीं मुकीम हैं और देख रही हैं मामलात। अब अली अमीन गंडापुर साहब, कल एक वाक़या हुआ प्रिजन वैन पर जो अटैक हुआ, उसके बाद से वो ऑलरेडी एक मशकूक वाक़या है, मुतनाज़े सा मामला है जिस पर क्लैरिटी नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा, दोनों तरफ का अपना अपना मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि इमरान खान को जेल से निकाल कर पख्तूनख्वा लाने के लिए पूरा जोर लगाऊंगा। ये किस बात का मज़हर है, ये क्या इशारा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बुशरा बीबी ने फैसला किया ना कि वो बनी गाला में नहीं रहेंगी और वो केपी में रहेंगी, वो ठीक है, केपी में रहेंगी, मगर अगर उनका ये ख्याल है कि वहाँ वो सेफ है, वहाँ उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अगर ये चाहे कि उनको गिरफ्तार करना है फिर टाइट करना है, तो ये उनकी गलत फहमी है। ये ना सोचे वो कि अब वो सेफ हो गई हैं गंडापुर साहब की जैसे।
उनको इस्लामाबाद पिंडी आना पड़ेगा अपनी अदालतों हेयरिंग्स के लिए, किसी स्टेज पे उनको री अरेस्ट किया जा सकता है। वो अभी जाके बैठे वहाँ केपी में, बेस्ट गुड, अच्छी बात है, क्योंकि गड्डापुर साहब वहाँ हैं और वहाँ से कॉमन स्ट्रेटजी बना के दे कैन गो एंड सी इमरान खान एंड सो ऑन। बनीगाला में अकेले बैठ के फायदा किया। बेस्ट यही है कि जो साहब इमरान खान के करीब है उनके साथ ही जाके बैठा जाए और वहीं बैठ के जॉइंट स्ट्रेटजी बनाई जाए। मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये दोनों ने जॉइंट प्रेस स्ट्रेटजी बनानी है और ये दोनों जाएंगे, दोनों के लेट्स से कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग यही है कि वी आर फ्री सो दैट वी कैन गो एंड कन्विंस इमरान खान। ठीक। और अब कल जब इमरान खान साहब की रूनुमाई होगी आफ्टर सो मैनी डेज, अदालत पेशी के मौके पर मुलाकातें भी उनसे शुरू हो चुकी हैं और फिर केसेस की समाअत में जब वो मीडिया से बात करेंगे, सहाफ़ियों से बात करेंगे, तो फिर भी पता चलेगा वही पॉलिसी शिफ्ट है, यू टर्न है, मौक़िफ़ की तब्दीली है या क्या है। बहुत से नाम हैं लेकिन बात एक ही है, देखना यह है कि रास्ता वो क्या इख्तियार करते हैं। हम वापस आते शो में अब आलमी मंजरनामे पर निगाह डालेंगे क्योंकि वहाँ मशरिक़ वस्ता की जो सुलगती आग है उसमें एक नया शोला लपका है और यह है इसराइल की जानिब से ईरान में मिलिट्री तनसीबात पर फ़ज़ाई हमला। इसमें 2 फ़ौजी शहीद होने की इत्तलात हैं। ईरान का ये दावा है कि उसने हमले नाकाम बनाए हैं। लेकिन सिटी साहब, इसमें ये पहलू बहुत मेंशन किया जा रहा है कि इसराइल ने ये मोहतात रद्द-ए-अमल दिया है और जो अमेरिका की तलकीन थी इसराइल को, उसको मलहूज़े खातिर रखा है कि बजाय ये कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ या ऑयल फैसिलिटीज़ के मिलिट्री फैसिलिटीज़ को टारगेट किया, और वो भी जहाँ वो वेपन्स थे या वो मिसाइल्स थे जो इजराइल पर अटैक के लिए इस्तेमाल होते थे। सो अब दोबारा ईरान की तरफ से एक और धमकी, एक और हमले की धमकी, ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा सेठी साहब? मेरा ख्याल है रुक गया। मेरा ख्याल है कि इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलके फैसला किया है कि इस मामले को अब छोड़ देना चाहिए। टिट फॉर टैट हो गया है और ईरान का जो रिस्पांस है वो यही है कि ज़्यादा डैमेज वैमेज कोई नहीं हुआ, नो बिग डील। उन्होंने भी इसको लो की रखा है। ज़्यादा अगर वो उसको कहते कि ये हो गया वो हो गया तो फिर कुछ करना पड़ता। मेरा ख्याल है ये राउंड जो है ना ये ख़त्म हो गया। वो जो ख़तरा था ना कि अब इसराइल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अटैक करेगा एंड ऑयल फैसिलिटीज़ को करेगा, अगर वो करता तो फिर ईरान डेफिनेटली बहुत बड़ा अटैक करता है तेल अवीव के ऊपर, मगर वो अब नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है ये जिसे कहते हैं मुकमुका हो गया कि बस अभी छोड़ दिया जाए यहाँ कि इसराइल को भी हमने समझा लिया और आप भी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ खास। तो आई थिंक ये इशू जो है ईरान इसराइल का फॉर द टाइम भी ये तो ज्यादा फ्लेयर अप अब नहीं होगा, मगर वो जो बाकी इशू है इसराइल का जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो इसराइल कर रहा है दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू और दैट इज वेरी डेंजरस बिकॉज उसमें ईरान के बहुत बड़े स्टेक्स हैं। तो ये किसी न किसी स्टेज पे फिर ये फ्लेयर अप हो सकता है। अगर अभी वो उनकी कोशिश ये है इसराइल की कि हमास को हमने नॉकआउट कर दिया है, हिजबुल्लाह को भी नॉकआउट कर दें और असैसिनेशंस कैरी ऑन करें। मेरा ख्याल है इस किस्म की चीजें होंगी, असैसिनेशंस ये चीजें पहले भी हो रही थी और भी होंगी, क्योंकि इसके साथ वो रिटेलिएशन वाली बात नहीं आती और वो उनका फोकस अब ईरान पे इतना नहीं होगा जितना फोकस हिजबुल्लाह के ऊपर होगा और हमास के ऊपर होगा, बिकॉज दैट इज इनडायरेक्ट। पहले तो रेवोल्यूशनरी गार्ड के लोगों को अगर वो टारगेट करें तो फिर ईरान गेट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज व्हाट इजराइल इज गोइंग टू डू। अब वो जो लार्जर इशू है ऑफ मिडिल ईस्ट वो अनरिजॉल्व्ड है। वहाँ मेरा ख्याल है यू हैव टू वेट फॉर द न्यू अमेरिकन प्रेसिडेंट टू कम और एनी चेंज ऑफ अमेरिकन पॉलिसी, तो फिर देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। हालांकि मेरा नहीं ख्याल ज्यादा चेंज होगी अमेरिकन पॉलिसी, ट्रंप आता है या कमला हैरिस आती है। आई डोंट थिंक देयर विल बी टू मच ऑफ अ चेंज। इजराइल के बहुत बड़े स्टेक्स हैं, बहुत पावर है अमेरिका के अंदर एंड नॉट गोइंग टू बी इजी। बट हैविंग सेड दैट मेरा नहीं ख्याल इजराइल कैन डेसिमेट हिजबुल्लाह और मेरा ख्याल है हिजबुल्लाह की अटैक्स जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम कंटिन्यू करेंगी और ये मामला जो है ये इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है। इजराइल जो है वो नेतान्याहू जो है वो बच गया है, नेतन्याहू वो बच गया है। वो तो बड़ा अनपॉपुलर था बट अब उसकी पॉपुलैरिटी विद इन इजराइल हैज रिजन, तो उसको जो खतरा था कि लूज हिज प्राइम मिनिस्टरशिप वो भी दूर हो गई। बाकी ये है कि एक बात एक मैं देख रहा था, एक सवाल आया था कि जी ये क्या हुआ कि इस वक्त सऊदी अरेबिया ने भी कंडेम किया है, यूएई ने भी कंडेम किया है और सारे मुस्लिम ममालिक ने ये कंडेम किया है इजरायली अटैक ऑन
मिलिट्री टारगेट्स इन ईरान, और सबने कंडेम किया। मगर अभी एक बात जो रह गई है वो किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिलाई, और मैं सोचता हूँ ये एक सोचा समझा साइलेंस है। मेरा ख्याल है शायद हम इस साइलेंस को ब्रेक कर दें। क्या फज़ाइल दूध का इस्तेमाल? मैं ये सोच रहा हूँ कि हम खड़ा कर देते हैं सवाल, तो फिर देखते हैं कौन जवाब देता है इसका। जी। वो ये है कि ये जो सारे जहाज गए हैं लॉन्ग रेंज, ये लोग सारे एयर स्पेस से होके गए, उसके बगैर ये पहुंच नहीं सकते थे ईरान। मेरा ख्याल हो सकता है जॉर्डन की एयर स्पेस भी इस्तेमाल हुई हो, और इराक की तो डेफिनेटली इराक, सीरिया, इराक स्पेशली इनकी स्पेस तो इस्तेमाल हुई है एयर स्पेस। मगर कोई इसकी इंडिकेशन नहीं है कि कोई प्रोटेस्ट हो या इन लोगों ने रोकने की कोशिश की हो। तो लगता है ऐसे है कि इनको भी बता दिया गया था कि आप जा रहे हैं, चुप करके बैठे रहो, आपके पास अमेरिकन वेपन्स हैं, यू कैन नॉट यूज देम अगेंस्ट इजराइल, सो कीप क्वाइट। तो मैंने देखा है कि अमेरिकन मीडिया ने भी ये बात नहीं छेड़ी कि यार ये कैसे ओवरफ्लाई करके चले गए हैं, इससे ज्यादा मुनासिब नहीं बात करनी। ठीक है, इन अ वे खुफिया सफारतकारी की गई है और अमेरिका ने मिलकर के इज्जत बची रहे और काम भी हो जाए। तो इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि अभी अमेरिकन इलेक्शंस में 9-10 दिन रह गए हैं, बाकी इसराइल ने उसका भी इंतजार नहीं किया और इसराइल ने कहा कि किसी तरह से ये मामला अंजाम को पहुंचाया जाए। सेठ साहब आपका एनालिसिस? नहीं, वो इसीलिए क्योंकि 20-25 दिन हो गए थे ना ऑलरेडी, तो लोग सोच रहे थे इसराइल ने करना भी है कुछ के नहीं करना, और काफी इसके ऊपर बहस हुई अमेरिकन और इसराइल के दरमियान कि किसको अटैक करना है, कितना नहीं करना, ईरान से रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, इसको खत्म किया जाए, इज्जत बचा लो, ये कर लो वो कर लो। आई थिंक दैट्स व्हाई इट टुक 20 days or so. अब आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर। अब नाउ लेट्स फोकस ऑन द अमेरिकन इलेक्शन। तो मुकामी आलमी मामलात तक आपने सेठ साहब का तजिया जाना, आपके सवालात हमारे पास अब भी मौजूद हैं, लेकिन वक्त की किल्लत के सबब आपसे चाहते हैं माजरत। आने वाले हफ्ते आपके सवालों को शामिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगले हफ्ते तक हमें इजाज़त दें।